स्टूडेंट, अभी हम लोग क्लास 8 का देख रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेस। हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेस में देखे थे कि मानव जो संसाधन है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि जितने भी संसाधन अवेलेबल है अर्थ पे उसका सही तरह से उपयोग करना, उस तरह से सही तरह से उपयोग करना, उपयोगी बनाना वो मानव के स्किल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, अपने स्किल के तहत वो अच्छे तरीके से उसे यूज करता है। और इसमें हम लोग देखे थे कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है, एज स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ये सब चीज जो टर्म हम लोग इसमें यूज किए थे, पढ़े थे, उसी को हम डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें सिर्फ डिफिनेशन देखेंगे आज के सेशन में कि आपका ये एज स्ट्रक्चर, कल हम लोग देखे थे कि आपका कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यानी आपका पॉपुलेशन की संरचना के में क्या है, तो उसमें हम लोग देखे थे कि कौन कौन, तो इसमें था कि आपका लिटरेसी लेवल, एज स्ट्रक्चर और आपका सेक्स कंपोजिशन। ये तीन टर्म थे जिसके मतलब ये आप किसमें पॉपुलेशन को बनाता है, ठीक है, संरचना का निर्माण करता है। उसमें हम लोग देखे थे कि मेल फीमेल, ठीक, उसके बाद देखे थे लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल में देखे थे कि साक्षरता दर, कि साक्षरता क्या करता है, मानव के एक अच्छे मानव बनाता है। सिर्फ ये नहीं कि अब एजुकेशन प्राप्त कर लिया उससे हमको ये डिग्री प्राप्त हो गया होना, मतलब एक अच्छे सब व्यक्ति बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखे थे कि पहले का प्रीवियस ईयर की अपेक्षा वर्तमान समय में क्या है, लिटरेसी रेट में ग्रोथ हो रहा है। ठीक, ये सब चीज हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद देखे थे एज स्ट्रक्चर। तो एज स्ट्रक्चर क्या होता है कि एज को अलग अलग एज को क्या किया गया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट एज ग्रुप। बोला गया कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, बोल सकते हैं कंट्री का पॉपुलेशन जो है उसको क्या किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अलग अलग ग्रुप में। एक है 0 to 14 ईयर्स। 0 to 14 ईयर्स में क्या है कि इस अवस्था में क्या है, बच्चे जो होते हैं या मानव जो होते हैं वो किस पे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं, अपने पेरेंट्स पर निर्भर होते हैं। वे फिजिकली वर्क उतना नहीं कर पाते हैं। ठीक, इस ग्रुप में जो होते हैं अनप्रोडक्टिव होते हैं, मतलब इसके द्वारा कुछ प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक, अनप्रोडक्टिव एज होता है जिसमें ये अपने गार्जियन पर निर्भर रहते हैं। ठीक, उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण जो एज स्टेज होता है वो होता है 50 to 60 ईयर्स। इसको वर्किंग पीरियड भी बोल सकते हैं, चाहे प्रोडक्टिव एज भी बोल सकते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं। वे बहुत सारे कार्य कर कर बहुत सारा मतलब पैसा भी अर्जित कर सकते हैं, अच्छे तरीका से अपना लिविंग स्टाइल भी बदल सकते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में, 50 to 64 ईयर्स। इसके बाद में क्या है कि इसके बाद जैसे 60 के एवं होगा एज, उसमें क्या होगा, लोगों के कार्य करने में स्थिरता आ जाती है, उतना अच्छा से अच्छा काम वो नहीं कर पाते हैं। उनको अनुभव तो रहता है लेकिन फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं रह पाते हैं, जिस वजह से वो काम को नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो ये है 50 to 60 ईयर्स। उसके बाद है 65 ईयर्स एंड द एबव। और उसके बाद में जो होता है, जो एज होता है, इस ग्रुप में क्या होता है कि पूर्ण रूप से आदमी आश्रित हो जाता है वर्किंग पर्सन है उसके ऊपर। जो व्यक्ति वर्क कर रहा है तो उसके ऊपर क्या होता है, ये इस एज के जो व्यक्ति होते हैं ये इस पर आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो वहीं बोला गया है कि ये आपका क्या है, एज स्ट्रक्चर है। एज स्ट्रक्चर में हम लोग देखे क्या कि 0 से लेकर 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति बोल सकते हैं, वे क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स पर निर्भर होते हैं। ठीक, अनप्रोडक्टिव होते हैं। उसके बाद 15 to 64 ईयर्स के जो होते हैं वह पूर्ण रूप से प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ठीक, उसके बाद 65 ईयर्स से एबव जो होता है उस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है पूर्ण रूप से जो प्रोडक्टिव या वर्किंग जो एज के जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर आश्रित हो जाता है। ठीक, ये रहा एज स्ट्रक्चर। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड। ये बोले जनसंख्या का जो पिरामिड है, तो ये क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप
in a population is shown by the structure diagram. This is a structure diagram looks like a pyramid. It is known as population pyramid. बोला गया है कि इसमें क्या होता है कि आपका अलग अलग एज के व्यक्ति को, ठीक है, एक पिरामिड क्या आकार का है, ऐसे करता है, ठीक है, इस आकार में इसको ऐसे से डिनोट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या का पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जनसंख्या का पिरामिड बोलते हैं। A population pyramid that show high birth and death rate has broad base and narrow top. अब बताया गया कि पॉपुलेशन क्या होगा जिसका हाई रेट होगा बर्थ का और डेथ का, ठीक है, तो उसका जो बेस रहता है वह ब्रॉड का चौड़ा रहता है और टॉप वाला नैरो बोलते हैं, ठीक है। किसमें? जिसमें क्या होगा कि बर्थ रेट और डेथ रेट हाई रहेगा, ऊंचे रहेगा, ठीक, उसका बेस जो रहेगा वो ब्रॉड, आपका ब्रॉड रहेगा और आपका टॉप जो रहेगा वो नैरो रहेगा, ठीक। तो ये रहा आपका जनसंख्या का पिरामिड। और हम लोग उसके बाद देखिए पिरामिड हो गया, और ये टर्म यहाँ पे लिखे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, लिख लीजिए जीवन प्रत्याशा। It refers the number of years that an average person can expect to live. कह रहा है कि ये जीवन प्रत्याशा कहने का मतलब क्या हुआ कि हर जीव जंतु का क्या है, एक लाइफ स्पैन होता है, जीवन चक्र होता है, ठीक है, इतने अवस्था में उसको जीवित रहना है। तो कह रहा है कि जीवन प्रत्याशा का कि एवरेज एज होता है मानव का भी उतना जीवित रहता है, लेकिन कोई उससे एवरेज एज से भी कम समय में या उससे एवरेज एज से ज्यादा समय में डेथ होती है उनकी। तो वही कह रहा है कि एज होता है इट रेफर टू द नंबर ऑफ इयर्स दैट एन एवरेज पर्सन एक्सपेक्ट टू लिव, वो जीवित रहते हैं, उसी बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। उसके बाद है एक पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से ही बताया है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया। एक खास पर्टिकुलर एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर यानी जितना लोग रहते हैं क्या कहलाता है, उस जगह का है, उस क्षेत्र का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। और जब भी ये आपको होता है किस पे, आपको 1000 रेफरेंस पॉइंट है 1000 बताता है, ठीक है। जनसंख्या में जो भी आएगा उसमें याद रखिएगा या तो बर्थ रेट पूछे या डेथ रेट पूछे, ठीक है, तो उसमें आपका बेस जो रहेगा वो 1000 रखेगा, ठीक। तो ये रहा आज का क्लास, ठीक है। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग को इस चैप्टर समझ में आया होगा और खुद से इस चैप्टर को निकालिएगा और खुद से पढ़िएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपका जो वीडियो है रिकॉर्ड रहेगा, ये वीडियो जो आपको बार बार देख सकते हैं, 2 बार 3 बार देखकर आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत कठिनाई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट्स के माध्यम से हम जानेंगे कि आपको क्या परेशानी है, फिर अगले क्लास में उसे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।